चाइना का मिलिट्री काफ़ी ऑब्सोलीट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना खतरनाक नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी और क्वांटिटी में ही एक क्वालिटी होता है। अगर चाइना हर एक हिंदुस्तानी राफाल या मिराज 2000 के लिए 5-10 प्लेन खोने के लिए तैयार है, तो वो तो बैटल जीत ही जाएगा, इस पर कोई शक नहीं। अब क्वेश्चन क्या है कि चाइना तैयार है क्या 5 से 10 फाइटर्स हारने के लिए हर इंडियन फाइटर को जो वो टेक डाउन करता है। तो इसमें क्या है कि अगर वो कम से कम 5 से लेकर 7 प्लेन, हर एक इंडियन प्लेन के लिए 5 से लेकर 7 प्लेन खोने के लिए तैयार हैं, तब वो जीत सकते हैं। अगर वो तैयार नहीं है, वो नहीं जीत सकते। वो क्या, जो अब सब सोल्जर्स उसने खोए थे गलवान में, उनको बिना अनाउंस किए कैसे ये कर पाएगा? आप अपने सोल्जर्स को एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे। आप इतने शर्म से घिरे हुए हो कि जैसे कारगिल में पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स को एक्नॉलेज नहीं किया, और उस पर मोरल का कितना बुरा असर पड़ता है तो आपको पता है ना। टेक्नोलॉजी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपका इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ ही मैटर करता है, जो इंडिया के पास नहीं है। द अमेजिंग थिंग इज चाइना स्टिल डज नॉट नो व्हाट 5th जनरेशन वॉरफेयर इज। अगर आप देखेंगे उनका हाइब्रिड वॉरफेयर भी जो है ना, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, वो इतना घटिया है क्योंकि वो सीधे सीधे जाके पैसा दे देते हैं लोगों को। न्यूयॉर्क टाइम्स में 5 पेज का एडवर्टोरियल छपा देंगे, वॉशिंगटन पोस्ट में 5 पेज का एडवर्टोरियल छपा देंगे, नहीं तो फिर सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। जैसे सोफिस्टिकेशन से जो रशिया करता है ना, इलेक्शन मैनिपुलेशन और वो सब, वो इनके बस में नहीं है। बेसिकली समराइज करें तो आप देखेंगे, विकिपीडिया कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि चाइनीज़ एयरफोर्स हमारे से क्या 3, 4, 5, 10 गुना भी बड़ा होगा। पर इसमें क्या मैटर करता है कि पायलट्स का ट्रेनिंग क्या है, एयरक्राफ्ट का क्वालिटी क्या है, इन्वेंट्री आपका कितना है, यानी कि एम्यूनिशन का इन्वेंट्री कितना है, और ये सब। अब इसमें आप देखेंगे तो दोनों एयरफोर्स में स्ट्रेंथ्स हैं, दोनों एयरफोर्स में वीकनेस है। पर अगर एक शॉर्ट बैटल की तरफ देखेंगे, उस तरफ कंपैरिजन करना चाहें, तो शायद पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन ही इंडिया और चाइना का एक किस्म से कंपैरिजन है। इंडिया के पास कम एयरक्राफ्ट हैं, पर फार सुपीरियर टेक्नोलॉजी। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है वो उनसे तो बहुत ही आगे बढ़ चुका है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास इतने अलग अलग किस्म के एयरक्राफ्ट हैं और वो अलग अलग किस्म के एम्यूनिशन चलाते हैं, यानी कि रशियन एयरक्राफ्ट पर रशियन एम्यूनिशन कर सकते हैं, काफ़ी थोड़े इजरायली एम्यूनिशन कर सकते हैं, और जो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट है, जो फ्रेंच एयरक्राफ्ट हैं, वो फ्रेंच एम्यूनिशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि आपका इन्वेंट्री फिर थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। पर इसमें ज्योग्राफी का भी देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट सब प्लेन से टेक ऑफ करेंगे। पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है, गंगा यमुना बेसिन, ये मैक्सिमम 1000 फीट का ऊंचाई से है, तो अच्छी तरह से टेक ऑफ करके पूरा वेपन्स लोड आप ले जा सकते हैं। चाइना को सब 15,000 फीट, 10,000 से 15,000 फीट तक पे टेक ऑफ करना पड़ता है तिब्बत से। वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, आप होटान से आ सकते हैं, होटान तो प्लेन्स पे है थोड़ा, तिब्बत के नॉर्थ, या चेंगडू या सिचुआन से आ सकते हैं, जो भी काफ़ी प्लेन्स पे है। पर फिर आपका रेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक किस्म से जैसे जर्मन एयरफोर्स को पूरा ब्रिटेन के पास आना पड़ता था बॉम्ब करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के समय, और ब्रिटिश एयरफोर्स क्या करती है, रॉयल एयरफोर्स क्या करता था, बस बैठे रहता था, जब तक तुम आओ नहीं तब तुम्हारा पूरा पेट्रोल ख़त्म हो गया, तब जाके तुमको गोली मारेंगे। राइट, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अगर समराइज करें, शॉर्ट वॉर में हमारी बहुत ही बड़ी एडवांटेज है, पर लॉन्ग वॉर में क्योंकि चाइना के पास इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है, उसमें चाइना का एडवांटेज बढ़ जाता है। ट्रेनिंग में ना सब लोग क्या समझते हैं, मैंने देखा है, सब टॉप गन देखते हैं, जो पुराना टॉम क्रूज़ का आया था और अभी नया टॉम क्रूज़ वाले भी आने वाला है। उसमें क्या होता है कि सब समझते हैं कि सब कुछ डॉग फाइटिंग होता है। आप जाके फिर ट्रेन करते रहो, फिर वो बोलते हैं कि भाई चाइना तो रशिया के साथ ट्रेन करता है और ये सब। तो देखिए, आजकल कॉम्बैट वैसे नहीं होता है। आजकल एयर टू एयर कॉम्बैट, आप अगर देखेंगे एनिमी को तो आप मर गए हैं। ये बहुत दूरी से होता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट जिसे कहते हैं ना, बिना देखे ही दूर से ही मार डालो करके, वैसे वाला कॉम्बैट होता है। इस कॉम्बैट में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे चलता है, और ट्रेनिंग उन्हीं कंट्रीज़ के साथ आता है जो आप पे एक भरोसा रखते हैं कि अगर हमने इनको दिखा दिया अपनी ट्रिक्स, अगर हमने दिखा दिया कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किस फ्रीक्वेंसी पे आपको जैम करेगा, तो आप किसी को लीक नहीं करेंगे, आप उसको हमारे अगेंस्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो आप देख लीजिए हम किन किन के साथ ट्रेन करते हैं।
रशिया के साथ तो ट्रेनिंग है ही, पर पूरा नेटो के साथ भी हमारा ट्रेनिंग है। हम रेड फ्लैग में जाते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। उसमें क्या होता है कि कम से कम 20-30 देशों के फाइटर्स आ जाते हैं, सब बटे रहते हैं। जो भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूज़ कर सकता है, जो भी टैक्टिक यूज़ कर सकता है, सब कुछ इस्तेमाल होता है। और ट्रस्ट इतना है कि हर एक बंदे पे अपना बेस्ट ये इस्तेमाल करता है, इक्विपमेंट इस्तेमाल करता है। सो आप सब ट्रिक्स जान जाते हैं, आप फ्रीक्वेंसीज जान जाते हैं, सब कुछ जान जाते हैं। इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस उतना भी अच्छा नहीं रहा है, पर उतना बुरा भी नहीं रहा है। पर कम से कम इस सब का नॉलेज तो है हमारे पास, कम से कम हम इसका काउंटर कर सकते हैं। और देख लीजिए, अगर हम नेटो का भी थोड़ा काउंटर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, तो चाइना से तो हम काफ़ी आगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि आप इंटरनेशनली सिग्नल्स कलेक्ट करो। ये चाइना करता नहीं है। अमेरिका हर जगह पे अपनी शिप्स या स्पाई प्लेन्स भेज के कलेक्ट करते रहता है। रशिया भी अब आजकल करना शुरू कर दिया। यूएसएसआर ख़त्म होने के बाद बंद कर दिया था, अब वापस जाके आपने देखा तो होगा, यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं कि रशियन प्लेन्स जाके नॉर्थ सी में अमेरिकन प्लेन्स को रोक रहे हैं या बहुत पास में जाकर उनको थ्रेटन कर रहे हैं। ये चाइनीज़ भी करते हैं, पर जो रिपोर्ट नहीं होता है वो क्या है कि रशियन स्पाई प्लेन्स भी काफ़ी बार अमेरिका के कोस्ट के पास आके सब सिग्नल कलेक्ट करते हैं कि भाई कौन सा रेडार ऑन किया है, किस फ्रीक्वेंसी पे किया है। वो फिर वापस ऑफिस पे रिपोर्ट होके फिर उसका काउंटर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। चाइना का अभी तक हमने कुछ देखा ही नहीं है, वो ऐसे मिशंस हमने देखा नहीं है। हम तो मॉनिटर करते रहते हैं फ्लाइट रेडार पर कि भाई कौन सा चाइना से प्लेन टेक ऑफ हो रहा है। अभी तक हमने कोई भी चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन को इधर आके स्पाइंग मिशन पे देखा नहीं है। कभी भी हमने रशिया के पास तो बिल्कुल ही नहीं जाते। और दूसरी बात क्या है कि आप बोलेंगे कि भाई रशियन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्रोमाइज़्ड है क्योंकि रशिया ने बेच के रखा है इन लोगों को। नहीं, रशिया जो चाइना को बेचता है वो एक किस्म से काफ़ी घटिया क्वालिटी बेचता है। तो क्योंकि रशिया को भी चाइना से एक डर है कि वो बाद में हमारे खिलाफ आ जाएंगे करके। तो चाइना का ना ही तो जॉइंट एक्सरसाइजेस है, ठीक से जॉइंट एक्सरसाइज नहीं है। आप देखेंगे हम चाइना जो जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, जो हिंदुस्तान चाइना का, वो अब नाम भूल गया मैं, पर उसमें क्या किया था, वो ड्रामेबाजी किया था ना, वो ऐसे 1 2 3 4 वो बच्चे स्कूल यार्ड में एक्सरसाइज करते हैं ना, वो किया था। और फिर एक दूसरे पे थोड़ा गोली चलाने का ये सब प्रैक्टिस किया था। उसके सिवाय किया क्या था? ये जो सोफिस्टिकेटेड किस्म के जो हम एक्सरसाइज करते हैं, या तो मालाबार है या कोप इंडिया है या रेड फ्लैग है, उसकी तरह चाइना के साथ कोई करता नहीं है। मैक्सिमम रशिया चाइना करते हैं, और वो भी रशिया ज़्यादा नहीं करता है चाइना के साथ, क्योंकि रशिया को भरोसा नहीं है चाइना पे। तो वी आर वे अहेड, कंपैरिजन ही नहीं है उसमें। क्यों चाइनीज़ फाइटर जेट्स कैन नेवर बी बेटर देन इंडियन फाइटर जेट्स? उनका एक है क्वालिटी कॉम्बैट में, दूसरा है क्वांटिटी में तो उनका इक्वल नहीं कर सकते। उनके 3000 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, हमारी शायद 400-500 मैक्सिमम ऊपर जाएंगे, ठीक है, उसमें हम ये नहीं कर सकते। पर अगर क्वालिटी देखेंगे, आप देख लीजिए, जब इज़राइल ने लावी का टेक्नोलॉजी चाइना को दिया था, जो लावी खुद ही एक F-16 का एक वेरिएंट था, और जो पाकिस्तान ने अपने F-16A/B जो मॉडल था उसका जो शायद टेक्नोलॉजी दे रखा था चाइना को, वो एक कंप्लीट डिफरेंट जनरेशन का है। वो एक काइनेटिक कॉम्बैट का जनरेशन था। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड्स हुए थे। जो मेन इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड हुए हैं, तब से लेके अगर आप देखेंगे, जो मेन इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हुआ है कॉम्बैट में, तब से इज़राइल पे एक बैन लगा है चाइना को टेक्नोलॉजी देने का। जो फाल्कन जो हमें बेचा था, वो इज़राइल चाइना को भी बेचना चाहता था। अमेरिका ने बोला तुम अगर बेचोगे तुम्हारा सब कुछ बंद करा देंगे। जैसे टर्की को इस बार निकाल दिया था ना F-35 प्रोग्राम से, क्योंकि उन्होंने S-400 खरीदा था, वैसे ही धमकी दिया था अर्ली 2000 में, 1998-99 ऐसे ही कुछ टाइम में धमकी दे के इज़राइल को टेक्नोलॉजी देने से रोक दिया था। अब फिर से जो इन्होंने हार्पी ड्रोन्स जो हम भी यूज़ करते हैं, चाइना ने वापस भेजा था इज़राइल को अपग्रेड करने के लिए। अमेरिका ने बोला तुम इसको इम्पाउंड करके रख लो, इसका कोई भी अपग्रेड नहीं होना है। तो वापस इज़राइल को बिना अपग्रेड किए चाइना को वापस देना पड़ा फिर। और उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि अमेरिका बोल रहा था कि तुम वापस भी नहीं दोगे, तुम अपने पास ही रख लोगे करके। तो टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकेज हो रहा है चाइना का, ये इनॉर्मस है। यूरोप भी चाइना को टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं कि इधर से उधर से जो चोरी कर सकते हैं,
चोरी कर रहे हैं। पर देखिए, आप चोरी कर सकते हैं, पर अगर आपको उसका वैल्यू नहीं पता है, उसका कहाँ डालना है उसमें पता नहीं है, तो करोगे क्या आप? जैसे कि मेरे को गाड़ियों के बारे में कुछ पता नहीं है, मेरे को बस बैज देखना आता है कि भाई ये BMW है, ये मर्सिडीज़ है, उसके अंदर अगर बोलेंगे कार्बोरेटर है या एग्जॉस्ट पाइप है, मेरे को कार्बोरेटर और एग्जॉस्ट पाइप एक ही लगते हैं। तो अगर आप कार्बोरेटर का ये चोरी करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि ये कहाँ जाएगा, किस किस वजह से कहाँ इस्तेमाल होगा, इसमें आपका सो देयर इज़ द हाउ एंड द व्हाई। हाउ वो चोरी कर रहे हैं अलग अलग पार्ट से, वाई उनको पता नहीं है। अगर वाई पता नहीं है, ये एक किस्म से एग्जाम में रट मार के बताने की चीज़ है, समझ के आंसर देना उनकी काबिलियत में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 क्या हो चुका है कि जो भी आप चाइनीज़ टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ये सब देखने में बहुत सुंदर है, अंदर एकदम घटिया है। आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान ने जब JF-17 खरीदा था, जो JF-17 उसका नाम अब मैं भूल गया, थंडर, हाँ JF-17 थंडर, उन्होंने चाइना से ख़रीदा है ये प्लेन, पर उन्होंने बोला कि चाइनीज़ इंजन हमको नहीं चाहिए, चाइनीज़ रेडार हमको नहीं चाहिए, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स हमको नहीं चाहिए। क्यों बोला ये सब? अगर चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इतना अच्छा है, क्यों ये सब खरीद रहे थे फिर? ठीक है, क्यों उन्होंने इटालियन इलेक्ट्रॉनिक्स और इटालियन रेडार लगाया? क्यों उन्होंने रशियन इंजन लगाया उस पर? यार इंजन तो कम से कम चाइना से ख़रीद लो ना, वो भी खरीदने को तैयार नहीं है। तो तुम्हारा सबसे क्लोज एलाई भी आपसे इंजन खरीदने को तैयार नहीं है। जो भी एक्सपोर्ट मॉडल्स हैं JF-17 के, उनमें भी रशियन इंजन के साथ जा रहा है। तो कोई भी देश, बर्मा, अजरबैजान, इजिप्ट शायद खरीद रहा हो, वो भी आपका चाइनीज़ इंजन चाहता नहीं है। तो इसी से आप गेज कर लीजिए ना, अगर JF-17 इतना अच्छा फाइटर प्लेन था, तो जब JF-17 ऑनलाइन आया, जब प्रोडक्शन मॉडल्स आए, तब भी पाकिस्तान ने क्यों इंसिस्ट किया कि वो 12 से 20 और F-16 खरीदना चाहता है? आप बोल रहे हो कि JF-17 F-16 से भी बेहतर है, पर जब जॉर्ज बुश ने बोला कि भाई थोड़ा और F-16 खरीद लो, आपने बोला हाँ भाई दे दो ये F-16 चाहिए करके। तो ये बिल्कुल ये नहीं है। जो भी बाहर से दिखाई देता है आपको, अंदर एकदम घटिया है। आप चाइना का स्टेल्थ फाइटर ही देख लो, उसमें इतने सारे फ्लॉज हैं। रशियन लोग भी बोल रहे हैं कि इसमें फंडामेंटल डिज़ाइन फ्लॉज हैं। J-20 में भी है, वो FC-31 जो J-31 है उसमें भी फ्लॉज हैं। इसमें क्या सब फ्लॉज हैं अगर आप देखेंगे, इंजन का बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है उनका। 80 आवर्स के ज़्यादा वो काम नहीं करता है, उसके बाद वापस सब कुछ आना पड़ता है। उसका थर्मल सेंसर ठीक नहीं है, और आजकल तो थर्मल सेंसर से ही सब चलता है। अगर आप देखेंगे F-35 में, F-35 का एक वीडियो है कि वो वर्जीनिया के ऊपर फ्लाई कर रहा था और साउथ में केप कैनावरल फ्लोरिडा में 1800 किलोमीटर दूर से रॉकेट को फायर किया जा रहा था, स्पेस रॉकेट। 1800 किलोमीटर दूर से F-35 ने वो रॉकेट लॉन्च को पिकअप किया था डे टाइम में। ठीक है, इतना प्रिसाइज है अमेरिका का ये। एंड अमेरिका की बात नहीं है, यूरोप के भी सेंसर्स उतने ही एडवांस्ड हैं। पर चाइना के सेंसर्स आप आज भी देखोगे, अगर एक MiG-29 या Su-27 का जो थर्मल सेंसर है जो नोज़ पे रहता है, 100-120 किलोमीटर से ज़्यादा देख नहीं पाता है। ठीक है, 1800 कहाँ है, 100-120 कहाँ पे है, और चाइना का तो उससे भी कम है। ठीक है ना। तो ये बहुत सारे इंट्रिंसिक प्रॉब्लम्स हैं। एक तो टेक्नोलॉजी ब्लॉक किया गया है, चोरी से आप कुछ चीज़ ही समझ सकते हैं, पूरा तो समझ नहीं सकते। और फिर तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स हैं और आप उनको ओवरकम कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि एजुकेशन ब्लॉक भी है। क्योंकि कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो एडवांस्ड इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, उनको चाइनीज़ सिटीजन्स को एडमिशन नहीं देते हैं। तो आप सीख भी नहीं पाओगे, चोरी भी नहीं कर पाओगे, इंपोर्ट भी नहीं कर पाओगे, और खुद डेवलप भी नहीं कर पाओगे। आपके खुद के एलाइज ही आपसे बाहर का शेल खरीद रहे हैं, पर अंदर यानी कि क्या ये चाइनीज़ गाड़ी, चाइनीज़ तो कोई गाड़ी ही नहीं है, मारुति खरीद के उसमें फियाट का इंजन डालने की तरह यही कर रहे हैं ये लोग। तो बकवास है। ये जो हेलीकॉप्टर्स हम रशिया से ले रहे थे, वो प्रोग्राम कहीं गया नहीं है। तो जो लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स लिया है, वो भी हमने अमेरिका से ले रखा है, क्योंकि वो जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उसका पहले तो अगर आप पेपर पे वो विकिपीडिया कंपैरिजन करेंगे तो चिनूक बस 11 टन उठा सकता है, पर जो Mi-26 था वो तो कम से कम 20 टन, 20-30 टन ऐसे कुछ 20-25 टन उठा सकता था। तो सब बोलते थे देखो Mi-26 बेहतर है, ये चिनूक से नहीं है, क्योंकि
कोई भी ट्रांसपोर्ट पायलट से अगर बात करेंगे, अगर उसने IL-76 जो रशियन प्लेन है उसको इस्तेमाल किया है और उसने कोई भी अमेरिकन प्लेन इस्तेमाल किया है, या तो C-130 या तो फिर ये C-17 या तो फिर ये A400 एयरबस यूरोपियन, ये वो बोलेंगे कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसमें जो जो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट में जो लिफ्ट आता है, जैसे ही वो टेक ऑफ करते हैं उनका सीधा लिफ्ट हो जाता है, पेलोड पे इतना निर्भर नहीं है। अगर आप मेरे घर के ऊपर, मेरा घर फ्लाइट पाथ पे है, आप देखोगे कि जब IL-76 जा रहा होता है पूरा घर कांपने शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका वाइब्रेशन इतना है, उसका आवाज़ इतना है, ठीक है। उसका आप देख भी सकते हैं, उसका लिफ्ट ऑफ और लैंडिंग बहुत ही लो एंगल से ऐसे करके आस्ते 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 करके आकर लैंड करना पड़ता है। अमेरिकन प्लेन बस ऐसे टेक ऑफ हो जाएगा, अमेरिकन या यूरोपियन प्लेन, और लैंडिंग के समय पूरा ऐसे आके फिर लैंड हो जाएगा लोड के साथ। याद रखिए, लोड के साथ। जो लोग ये फार्नबरो या पेरिस एयर शो में करते हैं ना, ये बिना खाली एयरक्राफ्ट, तो कोई भी रशियन एयरक्राफ्ट ऐसे आके लैंड कर सकता है, पर फुल लोड के साथ ये कभी लैंड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न इंजन टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है ना कि आप ये वेट्स पे विकिपीडिया देख के मत कीजिए, इसका इंजन पावर इतना है, इसका इंजन पावर इतना है, वैसे चलता नहीं है। चाइनीज़ प्लेन्स के जो इंजन है वो रशियन प्लेन से भी घटिया है। तो आपने कितने कंट्रीज़ को देखे हैं जो चाइनीज़ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदते हैं? बांग्लादेश या पाकिस्तान भी नहीं खरीदता है, ठीक है। बर्मा शायद खरीद लेगा, नॉर्थ कोरिया शायद खरीद लेगा, क्योंकि उनके पास कोई भी चारा नहीं है। जिनके पास चारा नहीं है वही चाइनीज़ ट्रांसपोर्ट प्लेन्स खरीदते हैं, वही चाइनीज़ फाइटर प्लेन्स भी खरीदते हैं। अगर आप बॉम्बर्स की बात देखेंगे, उनका जो मेन बॉम्बर है वो है H-6। H-6 आपको पता है उसका जो बेसिक ओरिजिनल डिज़ाइन था वो कब उड़ा था फर्स्ट टाइम? 1959 में। 1959 में आप ऑलमोस्ट कितना, एक 70 ईयर ओल्ड प्लेन को देख रहे हो, बिल्कुल नया करके रखा है, कंस्ट्रक्शन एकदम नया है, पर यार तुमको डिज़ाइन की इतनी भी नॉलेज नहीं है कि आप एक नया बॉम्बर डिज़ाइन कर पा रहे हो। इसके बाद रशिया ने कितने सारे, जब वो Tu-16 जिस पे बेस्ड है, Tu-16 के बाद आया था Tu-22, Tu-22 के बाद आया था Tu-22M, जो हम खरीदने की बात कर रहे थे, वो क्या ब्लैक जैक नहीं, क्या था, बैजर नहीं, ऐसे ही कुछ था। और फिर Tu-160 आया था, और Tu-160 के बाद एक और नया डिज़ाइन टुपोलोव डिज़ाइन ब्यूरो कर रहा है। चाइना के पास 1959 से लेके अब तक वही डिज़ाइन है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बस बड़े इंजन्स लगाए हैं, अंदर नए इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए हैं, पर वो भी घटिया इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब जब भी कोई बोलता है कि भाई विकिपीडिया पे कंपैरिजन कर लो, वो काम नहीं करता है, क्योंकि विकिपीडिया आपको बोल नहीं पाएगा कि इसमें लिफ्ट प्रॉब्लम्स हैं, इसमें थ्रस्ट प्रॉब्लम्स हैं, क्या सब प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बहुत, चाइना का मिलिट्री काफ़ी ऑब्सोलीट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना खतरनाक नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी। स्टालिन कहते थे, जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था ना, हिटलर हमेशा बोले थे जर्मन क्वालिटी, जर्मन क्वालिटी, जर्मन क्वालिटी। जर्मन क्वालिटी की तो बैंड बजा दी रशिया ने आके बर्लिन को लेके, हिटलर को सुइसाइड करवा के। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी हैज़ अ क्वालिटी ऑल ऑफ इट्स ओन, कहते थे स्टालिन, कि क्वांटिटी में ही एक क्वालिटी होता है। अगर चाइना हर एक हिंदुस्तानी राफाल या मिराज 2000 के लिए 5-10 प्लेन खोने के लिए तैयार है, तो वो तो बैटल जीत ही जाएगा, इस पर कोई शक नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है कि चाइना तैयार है क्या 5 से 10 फाइटर्स हारने के लिए, हर इंडियन फाइटर को जो वो टेक डाउन करता है? मैं समझता हूँ नहीं, क्योंकि चाइनीज़ लाइव्स आजकल काफ़ी महंगे बन गए हैं, और वो भी चाइनीज़ फाइटर पायलट्स के लाइफ तो ऑर्डिनरी सोल्जर्स से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें ट्रेनिंग का भी काफ़ी टाइम और समय लगता है ना। और चाइनीज़ प्लेन्स भी आजकल काफ़ी एक्सपेंसिव होना शुरू हो गए हैं, उतना चीप सस्ते नहीं हैं। तो इसमें क्या है कि अगर वो कम से कम 5 से लेकर 7 प्लेन, हर एक इंडियन प्लेन के लिए 5 से लेकर 7 प्लेन खोने के लिए तैयार हैं, तब वो जीत सकते हैं। अगर वो तैयार नहीं है, वो नहीं जीत सकते। ये सिंपल एग्जांपल फिर से जर्मनी और रूस का है। जर्मनी का टोटल वर्ल्ड वॉर 2 में क्या 30 लाख लोग मरे थे। रूस के क्या 2 करोड़ लोग मरे थे ना, 20 मिलियन पीपल। हाँ, तो आप बोलोगे कि भाई 30 लाख कहाँ है, 2 करोड़ कहाँ है, जर्मनी जीत गया था। जर्मनी कहाँ से जीत गया था?
2 करोड़ लोग खोने के बाद भी रूस ही आके बर्लिन में बैठ के जीत गया था ना। तो अगर चीन वैसे इतने करोड़ों लोग खोने के लिए तैयार है तो वो ज़रूर जीत सकता है। पर अगर करोड़ों लोग हारने की क्षमता नहीं रखता है तो जीत का कोई स्टेलमेट होगा। या तो शॉर्ट वॉर में तो इंडिया की ही जीत होगी, मीडियम टर्म वॉर में स्टेलमेट हो जाएगा बस। क्या हो रहा है चीन में, हम देख रहे हैं कि वो जो दिखावे का चीज़ है ना वो काफ़ी ये कर रहे हैं। ये कॉस्टिंग तो कर ही रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं आर्मी का साइज़, जो अच्छी बात है, हिंदुस्तान को भी करना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि शी जिनपिंग का इतना डर है कि पीएलए उनको रिप्लेस कर देगा, कू कर देगा करके, कि वो हर एक जो कमांडर है हर एक साल उसका कहीं ना कहीं नया पोस्टिंग हो जाता है। एक आर्टिलरी कमांडर को लेके इन्फेंट्री में डाला जाता है, इन्फेंट्री कमांडर को लेके आर्मी एविएशन में डाला जाता है, और उसको टाइम भी नहीं मिलता है कि वो एक्सपर्टीज़ गेन करे। क्यों किया जा रहा है? ताकि वो षड्यंत्र ना रच पाएँ शी जिनपिंग के खिलाफ। बाकी इसका कोई भी टैक्टिकल ये नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रेनिंग है और जो ओपन सिस्टम है बात करने का, ऑफिसर को चैलेंज करने का, ये इंडियन आर्मी में है। उनके आर्मी में आजकल कम खोए जा रहा है, ज़्यादा ये ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इक्विपमेंट अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट, पर उनका ट्रेनिंग कैसा है? अगर आप देखेंगे कि जो एक वैलिड क्रिटिसिज्म है कि चाइना कम से कम इंडिविजुअल सोल्जर का वैल्यू एडिशन देख रहा है, हिंदुस्तान वो भी नहीं देख रहा है। पर आप ये भी देख लीजिए कि जो एक कंट्री जो अपने सोल्जर को वैल्यू करता है, वो क्या जो अब सब सोल्जर्स उसने खोए थे गलवान में, उनको बिना अनाउंस किए कैसे ये कर पाएगा? आप अपने सोल्जर्स को एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हो। आप इतने शर्म से घिरे हुए हो कि जैसे कारगिल में पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स को एक्नॉलेज नहीं किया, और उस पर मोराल का कितना बुरा असर पड़ता है तो आपको पता है ना। तो ये सब जो क्वांटिटीज़ हैं जो आर्मी में जाते हैं, ये इनडायरेक्ट चीज़ें, बस वेपन्स की बात नहीं है, ट्रेनिंग की बात है, इन्वेस्टमेंट की बात है, लीडरशिप और कमांडर्स की बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब इनको नहीं मिल रहा है। फाइनली एक बात है जो इनमें अगर आप देखेंगे, जो एयरफोर्स से भी एक महत्व रखता है। आप बोल सकते हैं कि एक एयरफोर्स अपने पायलट को तभी वैल्यू करता है जब वो कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, जिसे सीसार कहते हैं, कॉम्बैट के समय अंदर जाके अपने हेलीकॉप्टर से अगर आपका पायलट गिरा है उसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए तैयार रहें, तभी आपको पता है कि आप पायलट को कितना वैल्यू करते हो। चाइना अभी तक ये कर नहीं रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक हिंदुस्तानी पायलट पे कम से कम इतना खर्च होता है, ठीक है ना, चाइनीज़ पायलट पे इतना खर्च होता है, पर इतना खर्च करने के बावजूद भी आप ये नहीं सोच रहे हो कि अगर ये इसको मार गिराया गया, उसको कैसे हम निकालेंगे। अमेरिका कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है, जो भी उसके पायलट्स को मार गिरा जाता है वो अंदर जाके निकाल के उसको ले आते हैं, कैप्चर अवॉइड करते हैं। चाइना अभी तक ये सोच रहा नहीं है। तो क्या हो रहा है कि ठीक है, हम भी सोच रहे नहीं हैं, पर हमारे जो पायलट्स गिरते हैं, इतना ट्रेनिंग, इतना इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग नहीं इन्वेस्टमेंट, हमने बात किया था ना ट्रेनिंग के बारे में कि कैसे इंडियन पायलट ट्रेनिंग इज़ फार सुपीरियर टू अ चाइनीज़ पायलट। चाइनीज़ काफ़ी सारा खर्च कर रहे हैं अपने पायलट्स पे, पर उस ट्रेनिंग का रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है। और आप देख रहे हैं क्योंकि उनको अगर सीसार कैपेबिलिटी वो डेवलप कर नहीं पा रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कहीं नहीं जा रहा है। ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं ना, कि आप ज़्यादा पैसा, जैसे कि जब पहली बार जब आप कुल्फ़ी खाते हैं 1 साल के बाद, अरे वाह यार ये कुल्फ़ी कितना अच्छा है, दूसरा जब मॉर्सल लेते हैं बहुत अच्छा है, तीसरा चौथा के बाद हाँ ठीक है, फिर 10वें मॉर्सल के बाद हाँ यार ठीक है अब छोड़ दे, ऐसे हो जाता है ना। तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स चाइना में चल रहा है। उनका जितना भी इन्वेस्ट किए जा रहे हैं उसका जो इफेक्टिवनेस है वो कम हुए जा रहा है। अगर आप देखेंगे जो भी उन्होंने गलवान में, पैंगोंग में और गोगरा में, हॉट स्प्रिंग्स में जो भी अभी तक कंस्ट्रक्शंस लगाए हैं वो ड्यूरेबल टेंट्स हैं, पर टेंट्स ही हैं, पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं, कच्चा कंस्ट्रक्शन ही है। क्यों? क्योंकि वो एक नेगोशिएटिंग टूल की तरह यूज़ कर रहा है एक किस्म से, कि दिखा रहा है कि भाई हम विथड्रॉ करने के लिए भी तैयार हैं। चाइनीज टेरिटरी में है, इंडियन टेरिटरी, चाइनीज इंडियन टेरिटरी में है, पर चाइनीज साइड ऑफ द LAC में है। टेक्निकली वो इंडियन टेरिटरी है, अक्साई चिन में।
और इसमें दूसरी बात क्या है कि चाइना की जो थॉट प्रोसेस है वो भी दंग शाओपिंग बहुत सोच समझ के काम करते थे। वो असली में एक वो चालू लोमड़ी जिसे कहते हैं ना, वो असली में एक लोमड़ी थे। ये बेचारा बुद्धू है, वो क्या कहते हैं उसको, गीदड़, गीदड़ की तरह है बेचारा। इसको हमेशा कहते हैं डिवाइड एंड रूल करो, ठीक है। कभी भी अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको एकजुट होने का अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहिए। शी जिनपिंग जब से आया है क्या कर रहा है कि हिंदुस्तान को अमेरिका के साथ जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना, कोई हमदर्दी नहीं है। पर जो भी शी जिनपिंग कर रहा है अपने एलाइज को ही वो अमेरिका के पास फेंके जा रहा है। आप दुतेर्ते को देखेंगे जो फिलीपींस का प्रेसिडेंट था, वो कितना एंटी अमेरिका और प्रो चाइना था। अब इतना बंदा इतना एंटी चाइना हो गया है कि वो सब कुछ अमेरिका के साथ, जो भी अमेरिका कर रहा है, जो भी अमेरिका उसको बोल रहा है, वो हाँ 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 बोले जा रहा है। जब से शी जिनपिंग ने टेक ओवर किया है, अमेरिका पे जो भरोसा पहले नहीं था, सबका भरोसा अमेरिका पे ज़्यादा हुए जा रहा है ट्रंप के बावजूद। और ट्रंप भी उतने खराब प्रेसिडेंट नहीं है, ये बस ये लिबरल नॉनसेंस बकते रहते हैं। ट्रंप काफ़ी ट्रस्टवर्दी प्रेसिडेंट हैं और ट्रस्ट बढ़े जा रहा है। कोई भी आजकल, अगर आप 10 साल पहले कोई भी जाके इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर या ब्रुनेई ऐसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाके बोलते कि चाइना क्या थ्रेट है, बोलेंगे शायद नहीं। आजकल वो शायद कोई भी नहीं बोलेगा, आपको सीधे सीधे बोला जाएगा आपसे कि चाइना थ्रेट है, ठीक है। बस एक ये वाला एक जो देश है जो आउटलायर है, लाओस के सिवाय, जो लाओस में काफ़ी सारा पैसा लगाए रखा है तो पैसा देके चुप करवाया है, लाओस के सिवाय सब जो देश हैं आजकल प्राइवेट में बिना कोई हेजिटेशन के बोलते हैं कि चीन हमारा दुश्मन है करके। ये चाइना ने ही खुद अपने आप को किया है। कोई भी चाइना को मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, चाइना खुद प्रतिद्वंदी बनाया जा रहा है। नेवी जो है ना, मेरे विचार में सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। क्योंकि नेवी का जो पावर डिफरेंशियल है चाइना के साथ, वो सबसे ज़्यादा होने की क्षमता थी। क्योंकि जो वेस्टर्न सबमरीन है वो अगेन इतना एडवांस्ड है, वो जो स्कॉर्पियन खरीद रहे हैं और वो सब खरीद रहे हैं, काफ़ी उनको डैमेज करने की क्षमता थी, चाहे तो हमारे न्यूक्लियर सबमरीन्स, ना ही तो रेगुलर सबमरीन्स एंड ऑल ऑफ दैट। प्रॉब्लम क्या है कि हम ये एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदते एडमिरल गॉर्शकॉफ, फिर लोकल एयरक्राफ्ट कैरियर 1, फिर लोकल एयरक्राफ्ट कैरियर 2, हम इतने पागल हो गए एयरक्राफ्ट कैरियर पे कि हमें जो चाइनीज़ नेवी को डिफीट करने का जो स्ट्रैटेजीज़ बनाने थे, जिसे कहते हैं हम सी कंट्रोल पे, सी डोमिनेंस पे अड़े हुए हैं, जब कि हमको सी डिनायल पे, कंट्रोल माने कब्जा करना, डिनायल माने किसी और को कब्जा करने से रोकना। हमको दूसरे पे कब्जा करने से रोकने पे फोकस करना था, हमने कब्जा करने पे फोकस किया। तो क्या हो रहा है कि एक किस्म से हम मैच कर रहे हैं चाइनीज़ को। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चाइना का अगर आप डिफेंस बजट देखेंगे वो हमारे से 3-4 गुना ज़्यादा है। जो भी आप डाल पाएंगे उससे आपसे 3-4 गुना ज़्यादा डाल पाएंगे। पर फिर भी अगर आप देखेंगे, जो हमारी स्कॉर्पियन है, जो हमारी अरिहंत सबमरीन है, या जो चक्रा सबमरीन है, अरिहंत, अरिघात, चक्रा, तो 2 इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन्स और 1 फॉरेन सबमरीन, सब चाइनीज़ सबमरीन से काफ़ी आगे हैं। क्योंकि जब रशियंस ने हमको हेल्प किया था अरिहंत बनाने में, उन्होंने इंश्योर किया था कि जो हमारा टेक्नोलॉजी लीड है वो चाइना से काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर आपने देखा था, चाइना भी 2000s में उन्होंने किलो क्लास सबमरीन ही रशिया से ख़रीदा था। अगर उनके सबमरीन इतने अच्छे थे तो 2000 से लेकर 2010 तक क्यों उनको रूसी सबमरीन खरीदने पड़े, है ना। तो उनके जो न्यूक्लियर सबमरीन भी हैं, उनका जो वेल्डिंग टेक्नोलॉजी है, ये उसी सबमरीन से डिराइव्ड है जो उन्होंने 1960s में रशिया, ख्रुश्चेव के नीचे रशिया ने उनको एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन दिया था, सब उससे डिराइव किया हुआ है, ठीक है। बाहर से देखने में नया दिख रहा होगा, पर जो सब नेटो कंट्रीज़ जो बोलते हैं, जिन्होंने भी चाइनीज़ सबमरीन्स को डिटेक्ट करके रखा है कि नीचे ये इतना नॉइजी है, इसको तो बहुत ही दूर से सुनाई देता है। तो काफ़ी वीकनेसेस हैं चाइना में। पर इंडियन नेवी की मिस्टेक क्या है कि जो उसके पास बेहतर इक्विपमेंट है वो गलत, मेरे अनुसार गलत स्ट्रैटेजी, गलत इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी और गलत टैक्टिक्स भी
इस्तेमाल करके थोड़ा कम हो रहा है, नहीं तो फिर हमारा जो पावर डिफरेंशियल है सबसे ज़्यादा नेवी में होना चाहिए टेक्निकली। 62 में भी पावर डिफरेंशियल था अगर आपने एयरफोर्स यूज़ किया होता, क्योंकि एयरफोर्स हमारा उस टाइम काफ़ी पूरा वेस्टर्न इक्विप्ड एयरक्राफ्ट थे, काफ़ी सुपीरियर थे, पर हमने रिफ्यूज़ कर दिया एयरक्राफ्ट यूज़ करने से कि हम युद्ध विमान उस 1962 में नहीं चलाएंगे करके हमने डिसीजन ले लिया था। क्यों ये डिसीजन लिया गया मेरे को पता नहीं है। तब से वो पावर डिफरेंशियल काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि चाइना का इंडस्ट्रियल पावर इतना ज़्यादा बढ़ गया ना। तो ये देख लीजिए कि क्यों रूस, जिसका टेक्नोलॉजी इतना घटिया था जर्मनी के कंपैरिजन, फिर भी रूस ने ही जर्मनी पे कब्ज़ा किया था, जर्मनी रूस पे कब्ज़ा कर नहीं पाया था। तो यही बोलते हैं कि चाइना के इतना सारा क्वांटिटी है कि अगर घटिया भी होगा, अगर एक लंबा, पहले देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था कि जापान का टेक्नोलॉजी अमेरिका टेक्नोलॉजी से काफ़ी घटिया था, पर पहले 6 महीने के लिए जापान जीत रहा था, पहले 2 साल के लिए जर्मनी ही जीत रहा था, उसके बाद रूस ने आके सब पलट दिया, उसके बाद अमेरिका ने आके सब पलट दिया। तो यही प्रॉब्लम होता है आपका टेक्नोलॉजी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपका इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ ही मैटर करता है, जो इंडिया के पास नहीं है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म वॉर अवॉइड करने के लिए। जो भी 4 से लेके 5 जनरेशन तक हुआ है, 5 जनरेशन में बाहर का स्टेल्थ होता है, ठीक है ना, पर 4 से लेके 5 जनरेशन में वो 4.5 4.75 जो है, इसमें क्या है, ये पूरा आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन था। पहले क्या होता था, जो पहला F-16 आता था, पहला F-16 और पहला मिराज 2000 जो आया था, जो फर्स्ट 4th जनरेशन फाइटर्स थे, उनके रेडार में लुक डाउन शूट डाउन नहीं था, यानी कि रेडार बस सीधा देखेगा, बीम उसका एकदम सीधा जाएगा और उसके बाद आप देख नहीं सकते। फिर क्या हुआ कि रेडार का ये पिवटिंग करके आप हर जगह देखना, फिर ट्रैक वाइल स्कैन आया कि अगर आप एक पे निशाना मार रहे हो तब भी वो रेडार बाकी 5-6 एयरक्राफ्ट का लोकेशन देखे जा रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एजा रेडार आया, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, जिसमें गैलियम आर्सेनाइड आया, जिसमें ये इतना आप बस 5 एयरक्राफ्ट देख नहीं सकते हो, 100 एयरक्राफ्ट तक देखे, आप 5 पे एक साथ वार कर सकते हो और 100 एयरक्राफ्ट देख सकते हो। पहले बस एक एयरक्राफ्ट देख पाते थे और 5 का ट्रैकिंग कर सकते थे। तो ये जो सब चेंजेस आए ना, ये सब आंतरिक चेंजेस हैं जो आंखों को दिखाई नहीं देते, ठीक है। 4 से लेके 4.75 तक ज़्यादा फास्ट नहीं जाता है, ज़्यादा दूर नहीं जाता है, ज़्यादा अच्छा स्टंट, वो एरोबैटिक स्टंट नहीं कर पाता है, पर प्योरली इसका इलेक्ट्रॉनिक सुपीरियरिटी है और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, ठीक है ना। इसी से आपको पता लगना चाहिए कि पूरा का पूरा जो आज का एयर कॉम्बैट है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें ठीक है, एक व्हेन पुश कम्स टू शव तो आपको ये डॉग फाइट तो करना ही पड़ेगा, पर मेन इसमें क्या है कि पूरा का पूरा जो एवोल्यूशन हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक एवोल्यूशन है, सिचुएशनल अवेयरनेस का एवोल्यूशन है। ये क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको समझाता हूँ। पता नहीं कितने व्यूअर्स ने ऑटोमेटिक गाड़ी चलाया है, पर वेस्ट में ऑटोमेटिक गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम मैनुअल गाड़ी से आधा है, यानी कि ऑटोमेटिक गाड़ी को मोर सेफ माना जाता है। क्यों? क्योंकि बस दो चीज़ों से, एक हाथ मूवमेंट ये गियर ये करने के लिए, और दूसरा पैर का मूवमेंट क्लच ये करने के लिए, बस 2 चीज़ें आपने निकाल दी हैं कि ये मत किए जाओ और पैर से क्लच मत दबाए जाओ। उससे आपका सिचुएशनल अवेयरनेस 80% बढ़ता है। बस 2 चीज़ें आपने की हैं, पर 80% आपका सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ा है, यानी कि 80% एक्सीडेंट कम हो जाता है, ठीक है ना। यही मैं बोल रहा हूँ, ये छोटी जो चेंजेस किए गए हैं, और ये तो बस हम 2 चेंजेस की बात कर रहे हैं, एक मैनुअल और ऑटोमेटिक गाड़ी के इसमें जो 4th जनरेशन से लेके 4.75 जनरेशन तक है, उसमें कम से कम 1000-2000 चेंजेस किए गए हैं। तो अगर आप एक अच्छे से 4.75 जनरेशन प्लेन में बैठे हो, वो इतना सुपीरियर है कि अगर आपको एक विकिपीडिया कंपैरिजन से उसका डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि पेपर पे वो दोनों इतना ही दूर जा सकते हैं, इतना ही स्टंट पुल कर सकते हैं, उनके पास यही इक्विपमेंट है, पर ये नहीं है। और यही चीनी लोग अभी तक
अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो भी वो सो कॉल्ड 5th जनरेशन कर रहे हैं ना, बस एक्सटर्नली वो स्टेल्थ है, पर स्टेल्थ ही 5th जनरेशन का चिन्ह नहीं है। उसमें कोऑपरेटिव एंगेजमेंट है कि बिना बात किए आप बोल रहे हो इसके साथ और इसके साथ कि भाई इस पर वार करना है, तू उस पे वार कर, तू उस पे वार कर, मैं इस पे वार करूँगा, मेरे पीछे जो है ये भी इस पे वार करेगा, फिर हम उस पे जाएंगे। और ये सब इसको बिना आप दुश्मन को बिना रेडियो कमांड दिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं जो चाइना अभी तक उनके, जब आप जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जो मैनुअल्स हैं, वो अभी तक समझ नहीं पाए। द अमेजिंग थिंग इज चाइना स्टिल डज नॉट नो व्हाट 5th जनरेशन वॉरफेयर इज़। अगर आप देखेंगे उनका हाइब्रिड वॉरफेयर भी जो है ना, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, वो इतना घटिया है क्योंकि वो सीधे सीधे जाके पैसा दे देते हैं लोगों को। न्यूयॉर्क टाइम्स में 5 पेज का एडवर्टोरियल छपा देंगे, वॉशिंगटन पोस्ट में 5 पेज का एडवर्टोरियल छपा देंगे, नहीं तो फिर सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। जैसे सोफिस्टिकेशन से जो रशिया करता है ना, इलेक्शन मैनिपुलेशन और वो सब, वो इनके बस में नहीं है। तो रूस एक किस्म से चाइना से पीछे हो गया है, पर अभी भी युद्ध नीति, युद्ध स्ट्रैटेजी में चीन से बहुत ही आगे है। मैं कभी भी तेजस का फ़ैन नहीं रहा हूँ, पर मैं बस आपसे आप सब आपके व्यूअर्स से एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछूंगा। आपने देखा है एक इंडस्ट्रियल सर्वे ऑफ इंडिया, मिलिट्री इंडस्ट्रियल सर्वे ऑफ इंडिया और एक एजुकेशन सर्वे ऑफ इंडिया। अगर आप अपना खुद का इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ही नहीं जानते हैं कि क्या आपके पास इंडस्ट्रियल नो हाउ है, नहीं है, और एक एजुकेशनल कैपेसिटी नहीं है, एजुकेशनल मैपिंग नहीं है कि भाई क्या सब सब्जेक्ट मैटर है जिस पे हमारे पास टीचर्स हैं, टीचर्स नहीं हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप कैसे बोल रहे हो कि भाई कि तुम ये प्लेन बना सकते हो करके। इसीलिए तेजस अभी 40 साल तक चले आ रहा है और अभी तक तैयार नहीं है। आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो? जो सबसे कॉम्पैक्ट वेस्टर्न एयरक्राफ्ट है, जो सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी है, वो है ग्रिपेन। F-16 से भी छोटा है, पर F-16 के मात्रा का ही इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें है। तो देख लीजिए मिनिएचराइजेशन कितना हुआ होगा, अमेरिका से भी ज़्यादा मिनिएचराइजेशन किया होगा इन लोगों ने। जो हिंदुस्तान बना रहा है तेजस, वो ग्रिपेन से भी 2 मीटर कम लेंथ का है, ठीक है, कम टेक ऑफ वेट का है, कम साइज़ का है। और आप बोल रहे हो कि आप जापान से भी बेहतर, अमेरिका से भी बेहतर, स्वीडन से भी बेहतर, जर्मनी से भी बेहतर आप इलेक्ट्रॉनिक मिनिएचराइजेशन करने वाले हो। यार किसको गप्पा उड़ा रहे हो? ये ना हशीश सूंघने की भी एक हद होती है, ज़्यादा हशीश करना कभी भी दिमाग के लिए अच्छा नहीं रहता है। ये किससे आप बोल रहे हैं? आपकी क्या इलेक्ट्रॉनिक क्षमता है? आपने अभी तक क्या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाया है जो दुनिया को हरा सकता है? पर फिर भी आप बोल रहे हैं मैं स्वीडन से बेहतर एक प्लेन बनाऊंगा, जर्मनी से बेहतर एक प्लेन बनाऊंगा, ब्रिटेन से बेहतर एक प्लेन बनाऊंगा, जापान और अमेरिका से बेहतर एक प्लेन बनाऊंगा। ये देखिए, ये नामुमकिन है, इकोनॉमिकली नामुमकिन है, इंडस्ट्रियली नामुमकिन है, ह्यूमन रिसोर्स की तरह से नामुमकिन है। कोई भी अगर आप एक एंथ्रोपोलॉजिकल मेजर ले लो, ये एकदम बकवास है, ठीक है ना, हो ही नहीं सकता है। तो बोले जा सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट करना तो बहुत होता है ना, मेक इन इंडिया सब बोले जा रहे थे। मेक इन इंडिया में हुआ क्या है? आजकल तो मेक इन इंडिया का शेयर कहीं भी दिखाई नहीं देता है। पता नहीं सब कचरे कबाड़ी वाले उठा के ले गया होगा, है ना। तो आपने देखा है कहीं मेक इन इंडिया का साइन? हाँ, मेक इन इंडिया का हुआ क्या है? यही होता है, जब देखो दूसरों को उल्लू बनाना बहुत अच्छी बात है, दूसरे लोगों को उल्लू बनाना चाहिए, पर खुद कभी उल्लू नहीं बनना चाहिए। जब आप खुद को उल्लू बनाना शुरू कर देते हैं ना, तभी आपकी तबाही होती है। तो ना ही तो LCA अब इस ज़माने में एक फीजिबल एयरक्राफ्ट है, ना ही तो हम उसको इंडिजिनसली बना सकते हैं। और तीसरा, अगर आप ये एयरक्राफ्ट बना नहीं पाएंगे तो AMCA तो बहुत ही दूर की बात है, छोड़ ही दीजिए आप। मैं पिक करता F-18। क्यों F-18? क्योंकि वो बोथ एयरफोर्स यूज़ कर सकती थी और नेवी भी यूज़ कर सकती थी। दूसरा, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी था वो सबसे अच्छा था। तीसरा क्योंकि वो कहीं एक लाइट और हेवी फाइटर के बीच में था। F-16 से काफ़ी ज़्यादा वो वेपन्स ले सकता था, उसकी काफ़ी वर्सेटिलिटी थी। उसका जो इंजन था
जो 2 इंजन थे उसमें से एक इंजन फिर तेजस पे लगा के उसको अमेरिकन हेल्प से तेजस को एक्चुअली एक फाइटर बनाया जा सकता था, एक अच्छा फाइटर बनाया जा सकता था। तो इसीलिए मैं पहले से ही मैं F-18 को ही सपोर्ट कर रहा था। जब F-18 निकल गया कंपटीशन से, तब मैं सपोर्ट कर रहा था या तो F-16 को या तो फिर ग्रिपिन को। जब वो भी निकल गए तो यूरो फाइटर और राफाल के बीच में मैं यूरो फाइटर को सपोर्ट कर रहा था। राफाल मेरा सबसे लीस्ट अच्छा चॉइस था। वैसे राफाल घटिया प्लेन नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। ये तो पर्सनल चॉइस होता है ना, कई लोगों को सेब अच्छा लगता है, कई लोगों को सेब अच्छा नहीं लगता है। मेरे को राफाल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो यूरो फाइटर में अपग्रेड पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसका रेडार भी काफ़ी बड़ा है और थिंग्स लाइक दैट। बट ठीक है, आपने राफाल लिया, नो प्रॉब्लम। पर इसमें सबसे अच्छा होता अगर हम F-18 लेते। रिप्लेस नहीं कर रहा है, यही तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो F-35 को F-18 के साथ साथ चलाएगा, रिप्लेस नहीं करेगा। जो F-18 रिप्लेस हो रहे हैं वो A-B-C-D मॉडल हैं। जो E-F मॉडल्स हैं और जो लेट C-D मॉडल्स हैं वो F-35 के साथ साथ कॉम्बैट करेंगी, है ना। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें कि इतना एडवांस प्लेन है कि F-35 उसे रिप्लेस नहीं कर रहा है।